सभी छात्र छात्राओं को प्यार एवं शुभकामनाएं तथा आगामी परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे कंपनी अकाउंट्स के बारे में, यानी कि कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले खातों के बारे में, जिसके अंतर्गत हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि एक कंपनी अपने अंतिम खाते किस प्रकार से बनाती है, यानी कि फाइनल अकाउंट्स किस प्रकार से प्रिपेयर करती है। पिछले वर्ष कक्षा 11 में आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स किया है, परंतु वो फाइनल अकाउंट्स एक इंडिविजुअल व्यक्ति का होता था, परंतु यहाँ जो आप सीखेंगे वो कंपनी का फाइनल अकाउंट्स है। कंपनी के फाइनल अकाउंट्स और एक इंडिविजुअल फाइनल अकाउंट्स जो आपने पिछले साल बनाया, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, आपने किया हुआ है वही सारी चीज़ें हैं, बस बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, वो आपको सीखना है। बिल्कुल भी दिमाग में ये मत रखिएगा कि कंपनी के जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो बहुत ही पेचीदा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल तरीका है। उसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी अकाउंट्स के अंतर्गत जो दो स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे, उसमें पहली स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि विवरण पत्र, और दूसरा आप बनाएंगे बैलेंस शीट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आर्थिक चिट्ठा। ये दोनों चीजें आपने पिछले वर्ष भी बनाई हैं, परंतु ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपने बनाया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। यहां पे इसको जो हम बनाएंगे उसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि विवरण पत्र। दोनों चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इनको हम किस प्रकार से बनाएंगे, इनमें कौन कौन सी मदें आती हैं, और इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि विवरण पत्र, इसे किस प्रकार से बनाया जाता है। पिछले वर्ष कक्षा 11 में जो आपने बनाया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस एंड लॉस अकाउंट, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था सकल लाभ और शुद्ध लाभ ज्ञात करना। यहां पर भी स्टेटमेंट ऑफ एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का उद्देश्य है कि कंपनी ने कितना लाभ कमाया अथवा उसे हानि हुई, ये आपको ज्ञात करना है। पिछले वर्ष आप दो भागों में बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आप अपने एक्सपेंसेस डालते थे, क्रेडिट साइड में आप इनकम्स डालते थे। इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करते थे और आपका प्रॉफिट निकल के आता था। यहां पर भी हमें यही करना है, बस थोड़ा सा अंतर यह है कि अब ये अकाउंट ना होकर एक स्टेटमेंट के रूप में आपको बनाना है, यानी कि सारी चीजें एक के नीचे एक बारी बारी से आप डालते जाएंगे, एक स्टेटमेंट के रूप में आप इसे तैयार करेंगे। मान लीजिए आप उदाहरण ले लेते हैं कि आप बाजार गए मार्केटिंग करने के लिए, आपके पास आपके जेब में 10,000 रुपए हैं, तो आप उसका हिसाब किस प्रकार से रखेंगे घर पे आके? सबसे पहले आप 10,000 रुपए लेंगे कि मेरे पास इतने रुपए थे, उसमें से मैंने 1,000 रुपए के कपड़े खरीदे, 500 रुपए की मिठाई खरीदी। एक एक करके आप 10,000 में से माइनस करते जाएंगे और जो अंत में निकल के आएगा वो होगा आपका बचा हुआ पैसा, या कंपनी के केस में हम कहेंगे लाभ। तो इसमें भी हमें यही करना है, पहले आप रेवेन्यूज ले लेंगे, यानी कि आपके आय के जो भी स्रोत हैं उन्हें हम लेके पहले ये निकाल लेंगे कि हमारे पास कितनी आय हुई, और उसमें से हम आप एक्सपेंसेस को एक एक करके श्रेणीबद्ध तरीके से घटाते जाएंगे और अंत में आपका निकल के आएगा कंपनी द्वारा कमाया गया लाभ। तो आइए शुरुआत करते हैं, इस प्रारूप को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डैश डैश डैश। डैश 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 का मतलब यह हुआ कि यहां पर आपको कंपनी का नाम डालना है, यानी किस कंपनी का आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डैश डैश डैश, उसके नीचे आप लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडिंग डैश डैश डैश। यहां पर डैश में क्या आप डालेंगे? यहां पर आप डेट डालेंगे। कौन सी डेट? किस डेट पे आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार कर रहे हैं, कौन सा वित्तीय वर्ष का अंत है या कैलेंडर वर्ष का अंत है। सपोज मान लीजिए आप 31 दिसंबर 2019 को बना रहे हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2019। अब एक बार हम प्रारूप देख लेते हैं। प्रारूप में पहला कॉलम है आपका पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम है नोट नंबर का, तीसरा कॉलम है करंट ईयर की मदें इसमें आप डालेंगे, और चौथे कॉलम में आप डालेंगे पिछले वर्ष यानी प्रीवियस ईयर्स की मदद। जो प्रीवियस ईयर की मदें वाला कॉलम है आपका, आपके
12th क्लास के तलपट में जब आप प्रश्न करेंगे तो प्रीवियस ईयर की केवल एक मद आपको मिलेगी, वो होगा पिछले साल का लाभ हानि खाता, यानी पिछले साल कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया था, उसे आपको इस थर्ड कॉलम में, लास्ट वाले कॉलम में डालना होगा। कब डालना होगा ये मैं आपको बताऊंगा जब हम आगे पूरा अकाउंट करेंगे। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, यहां पर आपको डालनी होंगी सारी मदें। नोट नंबर का अर्थ यह हुआ कि आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे, प्लस करना है या माइनस करना है। एक उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए सेल्स है, सेल्स के साथ में आपके तलपट में सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है, विक्रय वापसी जिसे कहते हैं हम। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होता है, ये आपको मालूम है। तो विक्रय में से विक्रय वापसी जो आप माइनस करेंगे, उसके लिए आप अलग से एक वर्किंग नोट बनाएंगे और उस वर्किंग नोट में आप घटाने और जोड़ने का कार्य करेंगे। और जिस नंबर पे वो वर्किंग नोट होगा, संबंधित मद के आगे वो नंबर यहाँ पे डाला जाएगा। मान लीजिए सेल्स आपने कैलकुलेट किया, तो सेल्स के आगे यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 और आपके वर्किंग नोट में भी आपका नंबर होगा नंबर 1। कहने का तात्पर्य ये है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप घटाने जोड़ने का कार्य, किसी भी कैलकुलेशन का कार्य नहीं करेंगे, यहां पर सीधा सीधा एक रकम डालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन सी मदें आती हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप जो डालेंगे वो डालेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसे हम कहते हैं सेल्स, यानी कि विक्रय। विक्रय क्या होता है आपको सबको मालूम है। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में उसे डालते थे, ये हमारा रेवेन्यू है, हमारे आय का स्रोत है, तो आप इसे यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले जो हमारे आय के स्रोत हैं उन्हें आपको डालना है। तो पहला आय का स्रोत है हमारा विक्रय, यानी कि सेल्स, परंतु उसका नाम आप क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। करंट ईयर वाले कॉलम में उसे आप डालेंगे। यदि विक्रय वापसी है तो वर्किंग नोट में उसे माइनस करके, जो माइनस करके अमाउंट आएगा उसे यहाँ पर डाला जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में आप डालेंगे अदर इनकम्स। अदर इनकम्स में क्या आएगा, याद करिएगा पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में हम क्या डालते थे। यदि आपने कोई ब्याज प्राप्त किया है उसे डालते थे, यदि आपने कोई कमीशन प्राप्त किया है उसे डालते थे, यदि आपने कोई छूट प्राप्त की है तो हम उसे डालते थे। यानी किसी भी प्रकार की आय जो हमें होती है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के पिछले साल क्रेडिट में डालते थे, उसको आप यहाँ पर अदर इनकम्स में शो करेंगे। तो विक्रय आपका एक आय का स्रोत हो गया, और अदर इनकम्स जिसके अंदर ब्याज प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया, छूट प्राप्त किया इत्यादि, ये आपके आय के और स्रोत हो गए। तो विक्रय और अदर इनकम्स दोनों मिला के टोटल कर लेंगे तो आपका तीसरा पॉइंट आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, यानी 1 + 2 आपका हो गया टोटल रेवेन्यू, यानी आपने कितना आय के स्रोत से प्राप्त किया। ये आपका आय का स्रोत हो गया। अब इसके आगे आपके जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी व्यय होंगे, वो इसमें से हम माइनस करेंगे लाभ प्राप्त करने के लिए। तो जो आपकी अगली हेडिंग होगी, हेडिंग नंबर 4, वो होगी आपकी एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस के अंतर्गत जो सबसे पहले आप डालेंगे वो होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, ब्रैकेट में देखिए मैंने लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब प्रारंभिक रहतिया, इसमें आप जोड़ देंगे क्रय। यदि क्रय वापसी है तो क्रय वापसी करके आप क्रय को यहाँ पे जोड़ेंगे, और इसमें से आप माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि अंतिम रहतिया। सिंपल सा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसे आप डालेंगे करंट ईयर वाले कॉलम में। और वर्किंग नोट में जो नंबर आप वर्किंग नोट में देंगे वो यहाँ पे देंगे आप नोट नंबर में। यहाँ पर आप वर्किंग नोट जो बनाएंगे उसको हम कहते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, इसे ध्यान रखिएगा। बार बार बता रहा हूँ मैं आपको कि कोई भी कैलकुलेशन हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं करेंगे, सारी कैलकुलेशंस आपको वर्किंग नोट में करनी है, यानी कि नोट ऑफ अकाउंट्स में करनी है। और यहाँ पर आपको केवल एक मद, एक धनराशि जो निकल के आएगी उसे आपको यहाँ पर डालना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डालने के बाद आपके जितने भी व्यय हैं, जितने भी प्रत्यक्ष
व्यय हों अथवा अप्रत्यक्ष व्यय हों, वो सारे व्यय आपको यहाँ पर डालने हैं। उदाहरण के लिए मैंने कुछ व्यय इसमें मेंशन किए हुए हैं, जैसे वेजेस हो गया, सैलरी हो गई। इस तरह के जो व्यय हैं जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में डालते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डालते थे, वो सारे व्यय आप यहाँ पर डालेंगे। डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेट्स हो गए, इंश्योरेंस हो गया, इस तरीके के जितने भी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन सबको आप यहाँ पे डाल देंगे। मजदूरी कारखाने से संबंधित व्यय है, पहले आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट में डालते थे। वेतन कार्यालय से संबंधित है, विक्रय से संबंधित है, उसे आप P&L में अलग डालते थे। यहाँ पर आपको सारे व्यय एक साथ डालने हैं। तो मेरे ख्याल से ये पिछले साल की अपेक्षा ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ज़्यादा सरल है। आगे और समझिए, ये सारे एक्सपेंसेस डालने के बाद आप जो टोटल रेवेन्यू निकल के आई है उसमें से आप अपने खर्चों को, अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो आपका पॉइंट नंबर 5 निकल के आएगा, यानी कि कंपनी का लाभ निकल के आएगा, जिसे आप लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्सेस, इनको घटाने से पहले का लाभ है। ये इनको घटाने से पहले का लाभ है, यानी अभी तक जो आपने घटाया रेवेन्यू में से वो आप पिछले साल भी घटाते आए हैं। यहाँ पर अब कुछ नई चीजें हैं जो आपको और अभी घटानी है, तब निकल के आएगा आपका लाभ, जिसे आप आर्थिक चिट्ठे में हस्तांतरित करेंगे। तो अब हमें क्या करना है? अगला स्टेप पॉइंट नंबर 6 में आपकी 3 चीजें बच गई हैं, एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स, जिन्हें आपको और घटाना है। तो पहले आप पॉइंट नंबर 6 में यहां पर घटाएंगे एक्सेप्शनल आइटम्स। एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होते हैं? इसके अंदर मुख्यतः आप 2 चीजें ध्यान रखिएगा, एक तो डिविडेंड और दूसरा कोई भी पैसा जो हम रिजर्व या फंड में ट्रांसफर करते हैं। ये 2 मदे ध्यान रखिएगा जिन्हें आप डालेंगे एक्सेप्शनल आइटम्स के रूप में। अब हम दोनों की बात करते हैं बारी बारी से। पहले हम बात करते हैं डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड आपको आपके प्रश्न में जो मिलेंगे, एक तो डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड क्या होता है? वैसे डिविडेंड का अर्थ होता है लाभांश, यानी कि अंशधारियों को कंपनी के द्वारा दिया गया लाभ में हिस्सा, जो कंपनी अंशधारियों को हर साल पे करती है। इसे आपको एक्सेप्शनल आइटम में डालना होगा। तो इसमें आपको जो डिविडेंड्स यानी डिविडेंड यानी कि लाभांश जो मिलेंगे, वो 3 प्रकार के लाभांश है जो यहाँ पे डाले जाएंगे। पहला डिविडेंड, दूसरा प्रपोज डिविडेंड और तीसरा इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड का अर्थ क्या हुआ? लाभांश जो कंपनी ने इस वर्ष अपने अंशधारियों को दिया। प्रपोज डिविडेंड का अर्थ क्या हुआ? वो लाभांश जो कंपनी ने प्रस्तावित है, कंपनी के द्वारा प्रस्तावित है, परंतु अभी उसका भुगतान नहीं किया गया है, परंतु वो लाभांश इस वर्ष से ही संबंधित है। क्योंकि इस वर्ष से संबंधित है तो उसको भी आप यहां पर शामिल करेंगे। इसके अलावा तीसरा होता है आपका इंटरिम डिविडेंड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतरिम लाभांश। ये वो लाभांश होता है जो वर्ष के मध्य में कभी भी कंपनी के द्वारा अपने अंशधारियों को दिया जाता है। तो ये 3 तरीके के लाभांश हैं, डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। ये तीनों आप यहां पर हेडिंग एक्सेप्शनल आइटम्स के अंतर्गत डालेंगे। एक और डिविडेंड होता है जिसे हम कहते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड, यानी कि ये आपकी लायबिलिटी हुई। अनक्लेम्ड का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने डिविडेंड का भुगतान अंशधारियों को नहीं किया और ना ही अंशधारियों द्वारा इसका क्लेम किया गया, परंतु जब तक इस डिविडेंड की पेमेंट कंपनी नहीं कर देती है तब तक ये कंपनी की लायबिलिटी है, कंपनी का दायित्व है। तो इसको आप ले जाएंगे कहां पे? बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज में। तो ये 4 तरीके के डिविडेंड्स हैं, जिसमें से ये 3 तरीके के आप यहां पर डालेंगे। अनक्लेम्ड डिविडेंड आप डालेंगे बैलेंस शीट में। इसके अलावा एक्सेप्शनल आइटम में और क्या डलेगा? अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व। जो भी पैसा आपने किसी संचय में ट्रांसफर किया, प्रॉफिट में से या फंड में ट्रांसफर किया, उसे भी आप एक्सेप्शनल आइटम की श्रेणी में डालेंगे।
तो मुख्यतः आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो डिविडेंड और दूसरा कोई भी पैसा जो आपने संचय या फंड में, रिजर्व या फंड में ट्रांसफर किया। इसको आप प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड टैक्सेस वाला जो हमने पॉइंट नंबर 5 पे निकाला था, उसमें से इसको आप माइनस कर देंगे तो आपका निकल के आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस। एक्सेप्शनल आइटम तो आपने घटा दिए, अब क्या बचा है घटाने के लिए? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्सेस। आपकी कक्षा 12th में यानी 12th क्लास में जो आप फाइनल अकाउंट्स करेंगे उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपको नहीं मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे, परंतु फिर भी इसके बारे में आपको बता देता हूं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का मतलब होता है वो मद यहां पर आती हैं, यानी कि वो एक्सपेंसेस या वो हानि जो अचानक हो जाती हैं, जिनका आप कंपनी को अंदाजा नहीं होता। उदाहरण के लिए मान लीजिए भूकंप आ गया, भूकंप से हानि हो गई, या शॉर्ट सर्किट हो गया, गोदाम में आग लग गई, हानि हो गई। इस तरह की जो आकस्मिक हानियां होती हैं, जिनका अंदाजा नहीं होता है पहले से, अचानक हो जाती हैं, वो कहलाती हैं आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। उनको आप इस हेडिंग के अंदर डालेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में और माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। यानी कि अब केवल एक चीज बची है घटाने के लिए, वो है आपकी टैक्स। ये सारी मदें जो हम डाल रहे हैं ये सब आपको करंट ईयर वाले कॉलम में डालनी है। मैंने आपको बताया ना, दो कॉलम है, एक करंट ईयर का कॉलम है और एक प्रीवियस ईयर का। जो प्रीवियस ईयर वाला है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, एक ही मद है, वो कहां आएगी वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी हम केवल आप कंसंट्रेट करेंगे करंट ईयर वाली मदों पे, सारी चीजें हम करंट ईयर में डाल रहे हैं। तो नेक्स्ट चीज आ गई आपकी टैक्स। टैक्स का अर्थ ये हुआ कर, यानी कि जो भी कर का भुगतान कंपनी ने किया उसे आप यहां डालेंगे टैक्स एक्सपेंसेस के अंतर्गत। और एक और टैक्स होता है जिसे हम कहते हैं डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स का अर्थ ये हुआ कि कंपनी हर साल अनुमान लगाती है कि मेरा टैक्स इतना बनेगा और वास्तव में टैक्स जो आया वो अलग हो गया। इन दोनों का जो अंतर होता है, यानी कंपनी ने जो अंदाजा लगाया अपने टैक्स का और वास्तविकता में जो टैक्स आया, इन दोनों का जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं डेफर्ड टैक्स, हिंदी में अस्थगित कर। उसे आप यहां दिखाएंगे और माइनस करेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में से आप माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ये आपका प्रॉफिट निकल के आया है जिसे आपको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। अब बात आती है प्रीवियस ईयर वाले कॉलम की। इसमें आपको केवल एक मद डालनी है। तलपट में आपके क्रेडिट पक्ष में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता के नाम से एक मद दी होगी। वो उसका अर्थ यह हुआ कि वो पिछले वर्ष का लाभ है, उसको आप प्रीवियस ईयर वाले कॉलम में हेडिंग नंबर 5 में डालेंगे और उसको आप कैरी डाउन करते आएंगे अंत तक। और जो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट निकला और जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट निकला, दोनों को ऐड करके, दोनों को जोड़ के आप ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। तो ये निकल के आया आपका लाभ। मेरे ख्याल से बहुत ही सरल तरीका है। अपने रेवेन्यूज ले लीजिए, सारे रेवेन्यूज जहां से भी आय आई है उनको ले लीजिए आप पहले, और उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस को हेडिंग वाइज माइनस करते जाइए। आपको ध्यान क्या रखना है कि किस हेडिंग में कौन सी चीज डालनी है, इतना ध्यान रखना है। और जैसे आप घर में खर्चे अपने निकालते हो कि आय हमारी 10,000 की, इसमें से हमने 1,000 का कपड़ा खरीदा, 1,000 का दूध आया, माइनस करते जाते हैं। सिंपल तरीके से आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और अपना लाभ निकालना है। लाभ को हम ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा स्टेटमेंट आपको बनाना है वो है कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा बनाने का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कंपनी की आर्थिक स्थिति ज्ञात करना कि आज की डेट में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है मार्केट में। बनाने का तरीका देखिए। पिछले साल जो हम बैलेंस शीट बनाई थी आपने फर्स्ट ईयर में, दो भागों में बांटकर, एक लायबिलिटी साइड होती थी और एक एसेट साइड होती थी। इसे हम कहते थे हॉरिजॉन्टल स्टाइल की बैलेंस शीट। ये हॉरिजॉन्टल है, लेटी बैलेंस शीट है। एक तरफ लायबिलिटीज और एक तरफ
एसेट्स। परंतु कंपनी अधिनियम 2013 में कुछ परिवर्तन किए गए और उसके बाद से कंपनी की बैलेंस शीट में बहुत थोड़ा सा बदलाव किया गया है, कोई खास बदलाव नहीं है। केवल ये जो एसेट्स आपके दाएं हाथ पे आप देख रहे हैं, इनको उठाकर आप ले आएंगे लायबिलिटीज के नीचे, यानी ऊपर लायबिलिटीज और उसके नीचे एसेट्स। अगल बगल बनाने की बजाय लायबिलिटीज वहीं की वहीं है, बल्कि आपका एसेट्स उठ के लायबिलिटीज के नीचे आ गया। लायबिलिटीज का टोटल करेंगे, यहाँ पे एसेट्स का टोटल करेंगे। ये आप सब जानते हैं कि लायबिलिटीज का टोटल और एसेट्स का टोटल बराबर होना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं हम कि कंपनी की बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाई जाती है। हेडिंग आप डालेंगे बैलेंस शीट ऑफ, यानी कि किस कंपनी की बैलेंस शीट है उसका नाम डालेंगे, XYZ कंपनी लिमिटेड, ABC कंपनी लिमिटेड, जो भी नाम है उसे डालेंगे। उसके नीचे आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, साल का एंड में कौन सी डेट में बना रहे हैं उसे डालेंगे। मान लीजिए 31 दिसंबर 2019 को हम बना रहे हैं, तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। उसके बाद आप प्रारूप देख लीजिए। पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, उसके बाद नोट नंबर और उसके बाद अमाउंट। नोट नंबर का कॉलम में क्या होता है ये आपको मालूम है। जो भी वर्किंग नोट में आप करेंगे वो नंबर वहां डालेंगे, उस नंबर को आप यहां पर भी नोट नंबर में डालेंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आप ले लीजिए नंबर 1 हेडिंग जो हम डालेंगे वो होगी आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज का अर्थ क्या हुआ? इक्विटी का मतलब ये होता है कि कंपनी की स्वयं की कितनी पूंजी लगी हुई है, उसके द्वारा कितना पैसा है, उसका अपना पैसा कंपनी में कितना लगा हुआ है, उसके अंशधारियों का कुल पैसा कितना लगा हुआ है। और लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि वो पैसा जो कंपनी ने अन्य व्यक्तियों से लिया है, बाहरी स्रोतों से लिया है, जो कंपनी को वापस करना है। तो ये दो भाग हैं, दो भागों में हम इसको नीचे बांटेंगे, इक्विटीज और लायबिलिटीज में। इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेडिंग के अंतर्गत सबसे पहले आप डालेंगे नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड इसको हमने नाम इसलिए दिया है क्योंकि कंपनी की जो पूंजी होती है वो किसकी होती है? अंशधारियों की होती है। बहुत से अंशधारी होते हैं जो पैसा लगाते हैं, इसलिए हमने इसको नाम दिया है शेयर होल्डर्स फंड। और इसके अंतर्गत आप इसको दो भागों में बांटेंगे। ए पे आप डालेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यानी कि कंपनी की पूंजी जो अंशों के निर्गमन से प्राप्त हुई है। यदि कॉल्सिनैरियर है, अवशिष्ट याचनाएं हैं। कॉल्सिनैरियर क्या होता है? यदि कुछ अंशधारियों ने पैसा का भुगतान मांगा गया उनसे, परंतु उन्होंने पैसे का भुगतान नहीं किया है, उसे हम कहते हैं कॉल्सिनैरियस। कैपिटल में से आप कॉल्सिनैरियस जो माइनस करेंगे उसे कहाँ करेंगे? अगेन नोट टू अकाउंट्स में आप उसको कैलकुलेशन करेंगे और वहां जो नंबर देंगे वो नंबर यहाँ नोट नंबर 1 में डालेंगे और यहाँ पर आप केवल एक ही रकम डालेंगे कॉल्सिनैरियर घटाने के बाद, जिस तरीके से आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में किया था। शेयर कैपिटल के बाद अगली हेडिंग यानी जो डालेंगे आप बी के नाम से, वो होगी आपकी रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस भी नाम से पता लग रहा है, इसको भी हम दो भागों में बांट लेते हैं, रिजर्व्स और सरप्लस। रिजर्व का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रकार का कोई भी संचय यदि कंपनी ने किया है तो इस हेडिंग में आएगा। और सरप्लस का मतलब होता है आधिक्य, यानी कोई भी आधिक्य यानी जो भी आय कहीं से हुई है कंपनी को, वो आप यहाँ पर डालेंगे। उदाहरण देख लीजिए जो हमने डाले हैं इसमें। रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंतर्गत आपके आ जाएंगे रिजर्व के रूप में जनरल रिजर्व होता है, रिजर्व फंड होता है, ये डालेंगे। और आधिक्य आपके जो होते हैं वो होते हैं आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो अभी आपने प्रॉफिट निकाला, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के उसे यहाँ डालेंगे। और शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम क्या होता है? कंपनी यदि अपने शेयर को, मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है और कंपनी ने उसको 12 रुपए में इशू किया, यानी 2 रुपए ज्यादा में, वो 2 रुपए क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे शेयर प्रीमियम। तो जो 12 रुपए का शेयर, जो 12 रुपए कंपनी के पास आए, उसमें से 10 रुपए तो चले जाएंगे शेयर कैपिटल में और 2 रुपए आपके कहां जाएंगे? शेयर प्रीमियम में। तो शेयर प्रीमियम आपको दिखाना है रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में, और जो 10 रुपए हैं वो जाएंगे कहां? शेयर कैपिटल में।
शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के बाद जो अगली हेडिंग हम डालेंगे वो होगी आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? वो लायबिलिटीज जो लंबे समय के लिए होती हैं, यानी जिनका भुगतान आपको एक लंबे समय के पश्चात करना होता है। इस नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर जो पहली हेडिंग यानी नंबर ए के नाम से आप डालेंगे वो होगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में केवल एक ही आइटम आपको मिलेगा तलपट में, और वो होता है डिबेंचर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र। ऋण पत्र का मतलब क्या हुआ? कंपनी के द्वारा जनता से ली गई वो राशि जिसे कंपनी एक लंबे समय के बाद, अमूमन 5 साल 7 साल के बाद जनता को वापस करती है। तो डिबेंचर्स एक प्रकार का ऋण होता है जो कंपनी जनता से लेती है, इसलिए आप इसको शो करेंगे लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स में। इसके अलावा बी हेडिंग में आप डालेंगे लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आपके आ जाएंगे बैंक लोन। यदि आपने बैंक से कोई लोन लिया है तो उसे यहाँ डाला जाएगा, या किसी संस्था से लोन लिया है जो 1 साल के बाद आपको लौटाना है, लॉन्ग टर्म है, उसे आप यहाँ पर डालेंगे। अगली हेडिंग जो होगी आपकी वो होगी आपकी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का अर्थ क्या हुआ? वो लायबिलिटीज जो छोटे समय के लिए होती हैं, आपको साल भर के अंदर उनको लौटाना होता है, वो करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर जो आप पहली हेडिंग लेंगे वो लेंगे ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स में आपकी 2 चीजें आएंगी, एक बिल्स पेएबल और एक क्रेडिटर्स। बिल्स पेएबल क्या होता है? ये एक विनिमय विपत्र होता है, ये आपको मालूम है, आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, जिसका भुगतान कंपनी को करना होता है, जिसे कंपनी स्वीकार करती है और एक निश्चित समय के बाद इसका भुगतान उसे करना होता है विनिमय विपत्र धारक को। और क्रेडिटर्स डालेंगे जिसे हम हिंदी में कहते हैं लेनदार। अदर करंट लायबिलिटीज में आप डालेंगे जो अगली हेडिंग है, उसके अंदर बाकी जो भी आपकी लायबिलिटीज बची हैं वो सारी लायबिलिटीज आप यहाँ पर डाल देंगे। उदाहरण के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, या जिसे हम कहते हैं अदत्त व्यय, अनअक्रूड इनकम जिसे हम कहते हैं अनुपार्जित आय, अनक्लेम्ड डिविडेंड जिसके बारे में मैंने आपको बताया था जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे थे। ये अनक्लेम्ड डिविडेंड भी आप अदर करंट लायबिलिटीज की हेडिंग में डालेंगे। तो ये आपकी लायबिलिटी पक्ष हो गया। केवल आपके 3 पॉइंट्स में आपकी लायबिलिटी साइड खत्म हो गई। इसके बाद जो सेकंड हेडिंग आएगी आपकी वो होगी आपकी एसेट्स, जो पिछले साल आप बनाते थे बैलेंस शीट के दाएं हाथ पे, यहां पर आप बनाएंगे लायबिलिटीज के नीचे। एसेट्स के अंतर्गत आप सबसे पहले लेंगे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट्स जो लंबे समय के लिए होते हैं। इनके अंतर्गत इन फिक्स्ड एसेट्स को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे बैलेंस, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह, मशीनरी, ये सब उदाहरण है टेंजिबल एसेट्स के। और इनटेंजिबल एसेट्स कौन से? छू नहीं सकते परंतु वो कंपनी की संपत्ति है। उदाहरण के लिए गुडविल, यानी कंपनी की जो ख्याति होती है वो भी कंपनी की संपत्ति होती है और स्थायी संपत्ति होती है, उसे आप डालेंगे इनटेंजिबल एसेट्स में। अगली हेडिंग आप ले लेंगे इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट आपको मालूम है क्या होता है? इन्वेस्टमेंट हिंदी में हम कहते हैं विनियोग, यानी कि वो धनराशि जो कंपनी ने कहीं इस उद्देश्य से लगाई है कि उसे ब्याज की प्राप्ति होती रहे, उसे हम कहते हैं विनियोग। फिक्स एसेट्स में आप अगली हेडिंग जो डालेंगे वो डाल सकते हैं आप लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी कि ये वो लोन नहीं है जो कंपनी ने लिया है, बल्कि ये वो लोन है जो कंपनी ने किसी और को दिया है। ये हो गए आपके फिक्स्ड एसेट्स। इसके बाद हम जो अगली हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे आपकी करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स के अंतर्गत आप सबसे पहले डालेंगे इन्वेंटरीज, जिसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि अंतिम रहतिया। ट्रेड रिसीवेबल्स, जैसे हमने लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स डाला था जिसमें बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स डाले थे, यहां पर आप डालेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। इनके अंतर्गत आ जाएंगे आपके बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स, यानी कि जिनसे आपको पैसा लेना। तो करंट एसेट्स में जो तीसरी हेडिंग आप डालेंगे वो डालेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसके अंतर्गत आ जाएंगे आपके कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, हाथ में रोकड़ और बैंक में रोकड़। और इसके बाद आपके आ जाएंगे अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स के अंतर्गत आपके जो भी बचे हुए करंट एसेट्स हैं उन्हें आप डाल देंगे
लायबिलिटी का टोटल, एसेट का टोटल दोनों बराबर आने चाहिए, ये आपको मालूम है। तो ये है आपकी कंपनी की बैलेंस शीट। आशा है आपके समझ में आ गई होगी और मेरे ख्याल से काफ़ी सरल भी है। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एक उदाहरण लें, एक न्यूमेरिकल लें और इसको और अच्छे तरीके से और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और सबको ऑल द बेस्ट।